दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का स्पेशल प्रोग्राम। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरें इस वीडियो में। आज दिन भर में देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर के बुलेटिन के साथ। आपके लिए लेके आया हूं मैं ये दिन भर की बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली खबर है ईरान को लेकर। ईरान ने अपनी तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अब ये वार्ता किस नतीजे तक पहुंचेगी, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये वार्ता ओमान में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु वार्ता को लेकर बातचीत का दबाव बनाया था। इसके बाद ईरान ने आखिरकार वार्ता को राजी हो गया। अब ईरान ने अपने तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ओमान में बातचीत शुरू कर दी है। अब बात करते हैं देश के राज्यों में बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 12 अप्रैल को यूपी, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी आंधी की भी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं इजराइल ने गाजा पर पूरा किया मुराद कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन। राफा हुआ गाजा पट्टी से अलग। इजराइल ने शनिवार को ऐलान किया है कि उसने गाजा में नए मुराद कॉरिडोर को कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है, तो दक्षिणी शहर राफा पट्टी के बाकी हिस्सों से अलग करता है, जिससे फिलिस्तीन को जमीन के सिकुड़ते हुए हिस्से में और भी ज्यादा जगह मिल गई है, क्योंकि हवाई हमले अभी भी जारी हैं। इजरायली आर्मी के एक बयान में कहा गया है कि सेना ने राफा की घेराबंदी पूरी कर ली है। सेना द्वारा राफा के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया गया है। व्यापक निकासी का आदेश देने जाने के बाद 36वें डिवीजन के साथ इजरायली सैनिकों को पिछले सप्ताह मोराग में तैनात किया गया था, जो एक यहूदी बस्ती का नाम है। ये कभी राफा और खान यूनिस के बीच स्थित थी। इजराइल ने संकेत दिया है कि सेना जल्दी एक और बड़ा जमीनी अभियान शुरू कर सकती है। अब बात करते हैं बफ बिल को लेकर। पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सीएम ममता बनर्जी ने दो टूक बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बफ संशोधन अधिनियम नहीं होगा लागू। पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि बफ संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि कृपया शांत रहें। धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल ना हो। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नए कानून के विरोध में शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले में हिंसा भड़कने के दौरान पुलिस के वैन समेत कई वाहनों को आग लगा दी गई। अब बात करते हैं ईवीएम को लेकर। क्या ईवीएम भी हैक हो सकता है? इसको लेकर अमेरिका से ईवीएम पर सवाल उठा है। ईवीएम आसानी से हो सकती है हैक, सबूत भी आया सामने। खुफिया एजेंसी के खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लेकर की गई बयानबाजी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं और दुनिया भर में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। तुलसी गबार्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैकिंग, वोटों से हेराफेरी के लिए लंबे टाइम से सवाल उठे हैं। गबार्ड ने आगे कहा, हमारे पास सबूत है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए आसान रहे। इनके जरिए से बैंक के नतीजे में हेराफेर किए जा सकते हैं। ये इस बात को और मजबूती देता है कि पूरे देश में पेपर बैलेट की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे मतदाता चुनावों की देखभाल और ईमानदारी पर विश्वास कर सके। इससे पहले अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आलोचना की और बैलेट पेपर की वकालत की थी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में नए बफ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नए बफ कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया और सड़कें बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। संयुक्त अरब अमीरात के इमाम ने एक बड़ा बयान दिया है।
भारत के मुसलमानों ने जिस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में हंगामा मचा रखा है, उस पर संयुक्त अरब अमीरात के इमाम ने बड़ा बयान देकर सबको हैरान में डाल दिया। ग्लोबल इमाम काउंसिल GIC के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीद ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली। मोहम्मद तौहीद का मानना है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इसे हिंदू समेत अन्य धर्मों के लिए इसी तरह से कानून सरकार को लाने की भी सिफारिश की है। यानी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर एक कानून बना है, वैसे ही अन्य धर्मों के लिए भी कानून बनाए जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए बेताब है और अमेरिकी राष्ट्रपति परमाणु कार्यक्रम समझौते के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाने जा रहे हैं। ट्रंप की उम्मीद है कि अब ईरान इतनी मुश्किल स्थिति में है कि ये परमाणु बम बनाने का इरादा छोड़ सकता है। आज यानी 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के अधिकारी आपस में परमाणु कार्यक्रम समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची इस बातचीत में शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान परमाणु समझौता नहीं करता है तो वह ईरान में भारी बमबारी करेंगे और परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देगा। अब बात करते हैं टैरिफ वॉर को लेकर। अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर जारी हो चुकी है। अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में चीन ने 125% टैरिफ अमेरिका पर भी लगा दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 145% टैरिफ लगाने के एक दिन बाद आया है। दूसरी ओर अमेरिका ने कई अन्य देशों के लिए 90 दिन की टैरिफ छूट दी है। वहीं इस फैसले को लेकर चीन के वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, अमेरिका द्वारा चीन पर लगाया गया ज्यादा टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों, आर्थिक सिद्धांतों और सामान्य समझौते का उल्लंघन है। ये पूरी तरह से एक तरफा दबाव है और धमकाने वाली नीति है। इसी के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। दुनिया में युद्ध के कई मोर्चे खुले हैं जहां शांति स्थापना की कोशिश भी बंद कर दी गई। इसी हालत के बीच अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। शुरुआत टैरिफ वॉर से हो रही है, लेकिन टैरिफ वॉर कब खतरनाक युद्ध की तरफ रुख कर ले कहा नहीं जा सकता। ये कोई आकलन नहीं है, बल्कि जंग की तैयारी दोनों ही देशों की तरफ से भी कर ली गई है। चीन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला है जिससे चीन का पनामा का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो सकता है और ड्रैगन के पंख कतरने वाला ये प्लान धरातल पर उतारा भी जा चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि चीन के दखल रोकने और पनामा की सुरक्षा के लिए हम पनामा नहर को वापस ले रहे हैं। यहाँ ओबामा और दूसरे नेतृत्व के दौरान चीन का बहुत ज्यादा दखल बढ़ा है, इसीलिए हम पनामा से उनको बाहर कर रहे हैं। टैरिफ की जंग में अमेरिका ने पूरी दुनिया के विरोध के मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, जिनमें 75 से ज्यादा देशों को 90 दिनों की राहत दी गई। लेकिन अदावत के मोर्चे पर चीन के खिलाफ ना तो ट्रंप का रुख बदला, न ही चीन ने हार मानी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई पॉलिसी के तहत चीन के लिए टैरिफ दर बढ़ाकर 54% की जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% बढ़ाकर 84% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद चीन की कार्रवाई से नाराज ट्रंप ने चीन पर 125% आयात कर लगा दिया, लेकिन जिनपिंग ने अपनी हार नहीं मानी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मोर्चे खोल दिए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने फिर से कार्रवाई की और यूएस पर टैरिफ 125% कर दिया। हालांकि ये युद्ध टैरिफ तक सीमित था, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई पहल नहीं हुई, जिससे अमेरिका चीन के बीच युद्ध का माहौल पैदा हो गया। अब बात करते हैं वक्फ बिल पर राहुल गांधी के कुछ न बोलने पर भड़की मायावती। बोली नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी कितनी ठीक है। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रमुख मायावती ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। वक्फ बिल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संसद में लंबी बहस के दौरान वक्फ बिल पर कुछ न बोलने पर राहुल गांधी को मायावती ने आड़े हाथ दिया है। बोली ये उनके खिलाफ है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें इस कानून के खिलाफ उतरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उतरे। क्या राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद खत्म हो सकता है वक्फ विधेयक? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा चुके हैं ये कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी और हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुक गया है। विपक्षी पार्टियों के तमाम विरोध और
हंगामे के बावजूद ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। सरकार इस कानून को लेकर आशावादी दिख रही है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम समुदाय का विरोध बता रहा है कि इतना ही नहीं, वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। वहीं अन्य कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस और एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून को रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या अब विधेयक को रद्द कर सकता है? आइए आपको बताता हूं। भारत के संविधान में ऐसे कानूनों को चुनौती देने की व्यवस्था है जो कानूनी व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी पक्ष या तर्क दे सकता है कि कोई नया अधिनियम, कानून या विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को विधायी कार्यवाहियों की समीक्षा करने और संभावित रूप से उन्हें पलटने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा बुलेटिन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं रोज ऐसे ही बुलेटिन के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। जब तक के लिए जय हिंद।